नमस्ते जी। या नमस्ते। सो अभी क्या है, कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे फिर लोग बाकी के लोग ज्वाइन करेंगे। जी तो सबसे पहले मैं सभी पार्टिसिपेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें ऑल ओवर इंडिया से ये रिक्वेस्ट आ रही थी पिछले कुछ समय से कि हमारे जो ये प्रोग्राम्स होते हैं आज से एक्सपर्ट शो, ये एक प्रोग्राम हिंदी में भी होना चाहिए। तो एक तो हमने ये सोचा कि अगर हिंदी में प्रोग्राम करना है तो किसे बुलाया जाए। तो हमने जिस अपने मेहमान को बुलाया है, इनका 20 साल का तजुर्बा है शेयर मार्केट में। पिछले 20 साल से ये शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं एज एन इन्वेस्टर के बतौर। और इसके अलावा इनकी खासियत ये है कि ये जिस कंपनी में काम करते हैं एम्बिट कैपिटल, ये इसमें इनका 4 डिफरेंट रोल्स ये अदा करते हैं। सबसे पहले ये एक खुद प्रिंसिपल ऑफिसर है। उसके बाद में इनका जो दूसरा डेजिग्नेशन है वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है। सो ये पूरे कंपनी के जितने भी ऑपरेशन एक्टिविटीज हैं उनको हेड करते हैं। फिर इनका तीसरा डेजिग्नेशन है हेड ऑफ सेल्स है। तो जितने भी सेल्स के एम्प्लॉयज हैं ऑल ओवर इंडिया, वो इनको रिपोर्ट करते हैं और ये उनको हेड करके उनको मॉनिटर करते हैं और उनको गाइड करते हैं कि कैसे आप ज्यादा से ज्यादा निवेशकों के पास जाएं और कैसे उन्हें एजुकेट करें। और चौथा जो इनका डेजिग्नेशन है वो कंपनी में इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑल्सो। तो एम्बिट कैपिटल जो है जानी मानी कंपनी है, पिछले 20 सालों से कार्यरत है और अपने अलग अलग सेगमेंट में है। इनके शेयर मार्केट में, कैपिटल मार्केट में इनका काफी पुराना नाम है, काफी समय से काम कर रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेड कंपनी आई वुड से इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो हमने सोचा कि आज सिद्धार्थ रस्तोगी जी को इनवाइट करेंगे और उनसे हम चर्चा करेंगे कि ये शेयर मार्केट में पैसा कैसे बनाया जाए। सो वंस अगेन आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और ये सेशन को ज्वाइन किया। मेरे साथ में है सिद्धार्थ रस्तोगी जी, आज इनसे चर्चा करेंगे। और जैसा मैंने बोला कि इनका एक बिलीफ है और शुरू से बिलीफ रहा है कि अगर आपके पास में सरस्वती माँ की कृपा है और अगर आपके पास में नॉलेज है तो आप उसे इम्पार्ट करिए। तो ये एक शिक्षक के तौर पे भी जाने माने जाते हैं। ये शिक्षक भी हैं कुछ एक स्कूल्स में, 20 स्कूल्स में, और इसके अलावा ये खुद लिखते भी हैं। तो ही इज ऑल्सो राइटर। तो हमने सोचा कि आज इनसे चर्चा की जाएगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बट सवाल ये उठता है कि 20 साल का अनुभव 20 मिनट में कैसे पूरा किया जाए। तो हम कोशिश करेंगे कि जितनी ज्यादा हो सके आज इनसे सीख ली जाएगी। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे किया जाए, सबसे पहले एक अच्छा निवेशक कैसे बना जाए, इसके बारे में भी जानेंगे। और इनके जो थॉट प्रोसेस है, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन की थॉट प्रोसेस है एम्बिट कैपिटल की, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सिद्धार्थ जी। आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे निवेशकों को आज एजुकेट करने के लिए, उन्हें एम्पावर करने के लिए आज आप इस शो पे आए हैं। शो का नाम है आज द एक्सपर्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। धन्यवाद विकास जी। धन्यवाद सारे दर्शकों को आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं प्रयत्न करूंगा कि आपके सारे सवालों के, आपके सारे प्रश्नों के, आपके सारे विचारों को मैं स्पष्टीकरण दे सकूं, उनका एक बड़े सरल तरीके से, सीधे तरीके से जवाब दे सकूं, जिससे कि गोलमोल तरीके से आप ना उसमें उलझे बिना कैसे अपनी पूंजी को साल दर साल बढ़ा सकें और साथ में शांति प्रिय तरीके से सो भी सकें। क्योंकि पूंजी बढ़ाने के साथ मन की शांति और स्टॉक मार्केट के उथल पुथल से दूर रह करके भी कैसे आप पूंजी बढ़ा सकते हैं, यही आज का हमारा मुद्दा रहेगा। तो शुरू करते हैं जी बिना बिना ज्यादा वक्त गंवाए। जी। तो आज जो हम बात करेंगे, हम सबको पता है, एक एक पैंडेमिक ने, एक वैश्विक आपदा ने हम सबको घेरा हुआ था पिछले 18 महीने से। अब ईश्वर की कृपा से वो पीछे हट रही है और आगे की कार्रवाई और आगे की जो गतिविधियां हैं उसको मद्देनजर उसके मद्देनजर हमें कैसे अपना पोर्टफोलियो अचूक बनाना है, उस पे आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इस आपदा से के बारे में हम
विश्लेषण करने से पहले सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा शेयर बाजार की सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है। आपने देखा है कि सारे ब्रोकर्स जो है सबके पास मर्सिडीज है, सब बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, लेकिन जो निवेशक है वो गिना चुना निवेशक ही स्टॉक मार्केट में पैसा बना पाता है। बहुत सारे लोग जरूर निवेश करते हैं, लेकिन अंततः कितने लोग उस स्टॉक मार्केट में अपने पूंजी को बढ़ा पाते हैं असल तरीके से। सब लोग दिखाते हैं चार्ट पे मेरे ये नंबर है, मेरे ये अंक हैं, लेकिन असल में कितने लोग इस स्टॉक मार्केट में जीत पाते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है जो लोग नहीं समझते कि स्टॉक मार्केट में जो लोग पैसा गंवाते हैं इसलिए नहीं गंवाते कि वो स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, इसलिए गंवाते हैं क्योंकि वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का मन बनाने के बावजूद बाहर बैठे रहते हैं, सही समय की प्रतीक्षा करते रहते हैं, समय बिताने की अपेक्षा स्टॉक मार्केट में। तो स्टॉक मार्केट में ज्यादा पैसा लोग गंवाते हैं स्टॉक मार्केट के उथल पुथल या उतार चढ़ाव में नहीं, बल्कि स्टॉक मार्केट बनने के बावजूद एलोकेशन में इक्विटी को तवज्जो देने के बावजूद वो सही समय करते रहते हैं और उसमें ज्यादा पैसा गंवाते हैं। दूसरा, लोगों को लगता है कि एक इंग्लिश का वर्ड है फरोख्त, जल्दी से खरीदो जल्दी से बेचो, जल्दी से बेचो। नहीं समझते कि हर खरीदने बेचने से आपका लागत बढ़ती है और लागत से आपका धन नष्ट होता है, आपकी पूंजी नष्ट होती है, उससे आपकी पूंजी बढ़ती नहीं है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, निराशावाद, नकारात्मकता स्टॉक मार्केट में और जिंदगी में बहुत तेजी से बिकती है। मैं आपको एक सरल सा उदाहरण देता हूं। अगर मैं आज आपको बोलूं कि निफ्टी जो भी 16,500 है, अगले 2 महीने 15 से 20 विश्वास कर लेंगे और तीन दूंगा की वजह विश्वास कर, निफ्टी अगले 10 साल में आएगा। आप लोग तभी भी उस बात पे विश्वास नहीं करेंगे। आपको पता है, अविश्वास करना चाहता है, आपको यह पता है कि यह सत्य है। जिस तरीके से भारत की जो जनसंख्या में प्रगति हो रही है, जिस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था में प्रगति हो रही है, उसको देखते हुए भारत का जो स्टॉक मार्केट है वो कम से कम अगले 10 साल में 4 गुना से 7 गुना तक बढ़ने की अपेक्षा है। और आपका हृदय मानेगा, लेकिन आप बोलेंगे नहीं, ये तो मूर्ख बना रहा है, ये तो अपना माल बेचने आया है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। निराशावादी जन स्टॉक मार्केट में जबरदस्त अपना जाल बिछाते हैं और उसकी वजह से आपकी जो पूंजी बढ़ते बढ़ते रुक जाती है। इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन इनसे पहले एक और चीज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। ये कुछ चित्र हैं, बड़े जाने माने से चित्र हैं। आपको शायद पिछले 18 महीनों में आपको इनकी याद भी आई होगी। ये जो तीनों मैंने आपको चित्र दिखाए, ये तीनों चित्र 2020 या 2021 के नहीं हैं, 1918 के हैं। 1918 में सबसे बड़ी महामारी, वैश्विक महामारी आई थी स्पेनिश फ्लू के रूप में। उस वक्त दुनिया की जो पॉपुलेशन है, दुनिया की जो जनता है, उस वक्त 170 करोड़ थी। आज हमारे यहां 760 करोड़ है।
इस महामारी में जो 2020 और 21 में हुई थी, 50 करोड़ से 55 करोड़ लोगों को कोविड-19 हुआ। 770 करोड़ में से 760 करोड़ में से 50 से 60 करोड़ लोगों को हुआ। उस वक्त 170 करोड़ में से 50 करोड़, लगभग एक तिहाई जनता को वैश्विक महामारी झेलनी पड़ी और उसमें लगभग 2 करोड़ से 3 करोड़ लोग हताहत हुए, उनकी मृत्यु हुई। अभी के जो आंकड़े हैं 20 और 21 के, वो करीब 55 से 56 लाख लोगों के हताहत, उनके स्वर्गवासी होने के आंकड़े हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? जो 18-19 में जो वैश्विक महामारी आई थी, बड़ी भयानक, बड़ी भीषण और बड़ी भयंकर थी, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें तो स्टॉक मार्केट ने जबरदस्त उछाल मारा 1918, 1919 और उसके बाद कंटिन्यूसली 1924, 25, 26, 27 में तो तेजी से स्टॉक मार्केट बढ़ा। लेकिन कहानी खत्म नहीं होती। 1929 से 1940 तक, 45 तक करीब जबरदस्त ग्रेट डिप्रेशन आया था, जिसके उसके बाद भी चला था करीब 32-35 साल। लेकिन शुरू के जो 10-15 साल थे काफी ज्यादा भयानक थे। लेकिन महामारी के तुरंत बाद जो अर्थव्यवस्था में उछाल आया था, वो भी जबरदस्त था। आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उस वक्त भी बड़ी अर्थव्यवस्था थी और 1923 में उन्होंने 13.5% की रियल आर्थिक, मतलब बिना इन्फ्लेशन, बिना महंगाई भत्ते के उतनी उछाल मारी थी, उतनी दरों में उनकी प्रगति हुई थी। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि किसी भी आर्थिक या वैश्विक संकट के बाद हमेशा तेजी से ग्रोथ में उछाल आता है, तेजी से ग्रोथ आती है, तेजी से प्रगति होती है, तेजी से लोग खर्चा करते हैं। आपको 2-3 और उदाहरण देता हूं वैश्विक संकट के बाद। तो स्पेनिश फ्लू का मैंने अभी आपको उदाहरण दिया। वर्ल्ड वॉर अगर द्वितीय की आप बात करें तो वर्ल्ड वॉर द्वितीय में वर्ल्ड वॉर द्वितीय से पहले बहुत तेज प्रगति कर रहा था। वर्ल्ड वॉर द्वितीय होने के बाद वो तहस नहस हो गया था। मात्र 10 साल के पश्चात उनका जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, वो करीब 4 गुना बढ़ गया। जबरदस्ती। उसी प्रकार एशियन फ्लू हुआ 1997 और 98 में, और उससे यूएस, हांगकांग और चाइना में करीब 40 लाख लोग हताहत हुए। लेकिन उसके बावजूद जो अर्थव्यवस्था ने उछाल मारी वो जबरदस्त थी। स्वाइन फ्लू 2009-2010 में आया था, जहां से करीब 3 से 4 लाख लोग यूएस, मेक्सिको और कनाडा, वेस्टर्न इकोनॉमीज में, वेस्टर्न अर्थव्यवस्था में, पश्चिमी सभ्यता में उनको इंपैक्ट हुआ था। उसके बावजूद भी ग्रोथ आई। इसी तरीके से अगर हम देखें तो फाइनेंशियल क्राइसिस के समय 1997-98 का एशियन करेंसी क्राइसिस हो, डॉट कॉम बबल हो, यूरोपियन फाइनेंशियल क्राइसिस हो, उसके तुरंत बाद जो अर्थव्यवस्था में ग्रोथ आई है वो 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना आई है। ये होता क्यों है? ये तो हमें पता चल गया कि एक तय बात है कि जब भी अब अर्थव्यवस्था में गिरावट आएगी, और आपने देखा कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2020-2021 में जबरदस्त डाउनटर्न आया था, जबरदस्त गिरावट आई थी। और उसके तुरंत बाद जो अभी हम देख रहे हैं, जबरदस्त उछाल आ रहा है और अगले 3 से 4 साल तक यह उछाल बना रहेगा। लेकिन ऐसा होता क्यों है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा मंथन करते हैं। तो सबसे पहला, जब भी किसी भी अर्थव्यवस्था में गिरावट आती है, चाहे वो आर्थिक कारणों से हो, चाहे वो सामाजिक कारण से हो, चाहे वो शारीरिक
या मानसिक कारण से हो। तो शारीरिक, जैसे अभी वैश्विक महामारी जो हमारे शरीर पे सीधा आक्रमण करती है, तो उसको रोकने के लिए सारी दुनिया भर की जो सेंट्रल बैंक्स हैं, जितनी जो सारी सरकारें हैं, वो पैसे का प्रवाह और पैसे की जो जो मूल्यांकन है, जो उसकी कीमत है, उसमें गिरावट करके जबरदस्त प्रवाह बढ़ाते हैं। इंग्लिश में उसको कहते हैं लिक्विडिटी। तो जिससे कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको भी बेनिफिट मिल सके, उनको भी फायदा हो सके, इस कारणवश पैसे का जो प्रवाह होता है वो सस्ता हो जाता है। सबसे पहला ये कारण है। जैसे ही पैसे का प्रवाह सस्ता और बढ़ जाता है, उसके जो फायदा होता है इमर्जिंग मार्केट्स, जैसे भारत है, टर्की है, रशिया है, चाइना है, ब्राजील है, इन सब में पश्चिमी सभ्यता से पैसा जबरदस्त आता है, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता में ग्रोथ कम है, प्रगति की दरें कम है, तो वहां से पैसा इमर्जिंग मार्केट्स में आता है। जैसे ही पैसे का प्रवाह बढ़ा देते हैं पश्चिमी सभ्यता वाले सरकारें या सारी के सारे वहां के कंट्रीज। दूसरा, ब्याज की दरें आप देख रहे हैं शून्य हो गई है काफी जगह, तो वो नेगेटिव जोन में आ गई है। मतलब वो उनकी उनकी जो दरें हैं, आप अगर उनसे पैसा लेंगे तो आपको ब्याज न चुकाने की जगह वो आपको कम, जो आपका मूलधन है, जो आपका प्रिंसिपल है, उसमें भी आपको कटौती करके आपसे पैसा लेंगे। तो कहने का तात्पर्य क्या है, जो ब्याज की दरें हैं वो नकारात्मक और नेगेटिव और वो शून्य के बराबर हो गई हैं। तो उससे इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से, ब्याज की दरें कम होने की वजह से लोग उधार पे ज्यादा पैसा लेकर के निवेश कर पा रहे हैं। एक और अच्छी चीज जो हम देख रहे हैं, भारत को भी 75 साल हो गए स्वतंत्रता के लिए, पराधीनता से मुक्त हुए। 75 साल में अभी की जो ब्याज दरें हैं इससे कभी कमी नहीं हुई, जिसका अर्थ है कि सारे इंडस्ट्रियल वर्ल्ड को, सारे जो उद्योगपति हैं, औद्योगिकी है, उसको इसका जबरदस्त फायदा मिलेगा। तीसरा, आपने देखा कि जब भारत में दूसरी लहर चल रही थी कोविड की, और पश्चिमी सभ्यता में जब पहली लहर चल रही थी कोविड की, उस वक्त लोगों को बड़ा डर था, भय था, मेरी जिंदगी हो ना हो। तो लोग जैसे ही इस वैश्विक महामारी के बाहर आएंगे, उनके दिमाग में एक छोटी सी चीज बैठ जाएगी कि जीवन अनिश्चित है, जीवन छोटा है, जो करना है तेजी से कर लो, जो करना है तेजी से प्राप्त करो। तो इस कारणवश उनकी जो मांगे हैं, उनकी जो जरूरतें हैं, वो छोटे समय में बहुत बड़ी हो जाती हैं। तत्काल संतुष्टि, ये एक बहुत बड़ी चीज है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कहते हैं अंग्रेजी में। इसका अर्थ है तत्काल संतुष्टि का मतलब कि अभी के अभी मुझे ये चाहिए, मेरा मन किया और मुझे ये खरीदना है, मेरा मन किया मुझे ये पाना है, मेरा मन किया मुझे ये करना है। तत्काल संतुष्टि की जो भावना के से प्रेरित होकर के लोग बहुत ज्यादा खरीदते हैं, बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं। और क्योंकि लोग पिछले 18 महीनों से अपने घरों के भीतर बैठ करके काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लोगों से ज्यादा मिलना जुलना नहीं है, तो वैसे ही उनका जो मस्तिष्क है वो गर्म हो रखा है, और उसके कारण वो तत्काल संतुष्टि में और भी तत्पर मांग करते हैं। मध्यस्थहीनता, डिसइंटरमीडिएशन। तो एक वैश्विक महामारी ने हमको एक बहुत बड़ी चीज सिखाई है, मध्यस्थहीनता। इसका अर्थ है बिजनेस से कंज्यूमर तक डायरेक्ट,
लगातार सीधा बिजनेस से कंज्यूमर तक सीधे पहुंचने की जो जो एक पहल है, जो कोविड ने इसको पुश दिया है, इसको एक धक्का मारा है, वो चलती रहेगी। जिसका अर्थ है जो बिचौलिए हैं उनमें गिरावट होगी, जिसका अर्थ है कि जो बिचौलियों का मार्जिन है, जो बिचौलियों की इनकम है, उनका जो मूल मिलना चाहिए था, वो या तो कंज्यूमर या तो कंपनी ले लेगी, या वो एक कस्टमर को बेनिफिट करेगा। तो ये हम आगे आने वाले समय में भी देखेंगे। और आप ये देख रहे हैं कि ऑनलाइन बिजनेसेस के आने की वजह से, इंटरनेट के बिजनेसेस के आने की वजह से मध्यस्थहीनता कम होती जा रही है, मतलब बढ़ती जा रही है। जो डिसइंटरमीडिएशन है वो बढ़ता जा रहा है। तृप्ति अतृप्त इच्छाओं की, पहले लोगों को लगता था कि हम जब पैसे कमा लेंगे, पैसे बढ़ा लेंगे, फिर हम जाएंगे स्विट्जरलैंड की यात्रा पे। अब आज चाहिए, अभी चाहिए, इसी गर्मियों में चाहिए। तो जैसे ही आपके पास पैसे हैं, नहीं है, आप उधार लीजिए, चाहे किसी भी तरीके से लीजिए, लेकिन आपके पांव जितनी चादर हो ना हो, हमें तो ओढ़नी है। तो आपकी चादर भले ही छोटी हो, अभी जो मनुष्य के मन में, हृदय में जो जो आकांक्षाएं हैं, वो चादर से बहुत बड़ी हैं। और उन सब अतृप्त इच्छाओं को वो शीघ्र, अतिशीघ्र पूर्ण करना चाहता है। उच्च मुद्रास्फीति, तो ये हम शायद पिछले 25 से 30 साल में पहली बार देख रहे हैं। आपने ईस्टर्न वर्ल्ड में, पूर्वी सभ्यता में, आपने इमर्जिंग मार्केट्स में ये देखा था कि इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं, महंगाई भत्ता जिसको कहते हैं, मुद्रास्फीति जिसको कहते हैं, वो हमेशा से ज्यादा रहती थी। लेकिन जो पश्चिमी सभ्यता में हमेशा मुद्रास्फीति या महंगाई भत्ता 1.5 से 2% के बीच में, 2% के बीच में रहता था। पहली बार हम देख रहे हैं कि महंगाई भत्ता बढ़ता जा रहा है। ये इसलिए भी है, जैसा मैंने बताया, कि पैसों की सस्ता प्रवाह की वजह से, तत्काल संतुष्टि की वजह से, हाइपर डिमांड की वजह से लोग ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, और उसकी वजह से जो महंगाई भत्ता है वो बढ़ रहा है। इसका बड़ा बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, उसका मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। इन्फ्लेशन 2% था, और आपकी जो इकोनॉमी की ग्रोथ थी, आपकी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ थी पश्चिमी सभ्यता में, वो भी 2-2.5% थी। और आपके जो स्टॉक मार्केट थे उनमें ग्रोथ थी 7-8-9%, और आपकी ब्याज दरें 1-1.5% थी। सब कुछ संतुलित था। अब ब्याज दरें शून्य है, अर्थव्यवस्था की जो दरें हैं वो अभी भी 1.5-2 है, स्टॉक मार्केट में जो बढ़त है वो 7-8% है, और जो महंगाई भत्ता है वो 2% से बढ़ करके 3, 4, 5, 6 हो गया। तो क्या करेंगे? पश्चिमी सभ्यता के जो लोग हैं उनके पास क्या विकल्प रह जाते हैं? बड़े कम विकल्प हैं। उनको रिस्क लेना पड़ेगा, उनको रिस्क लेकर के इमर्जिंग मार्केट्स में निवेश करना पड़ेगा। और इसी कारणवश आप देख रहे हैं कि विदेशी सभ्यता से पैसा लगातार हर बार बार आता जा रहा है, और ये अमाउंट, ये जो पैसे का अमाउंट है, क्वांटम है, जो इसका साइज है, वो बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा, क्योंकि कोई विकल्प नहीं है। आखिरी, ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, सेबी हमको बताती है कि 4 ही विकल्प हैं जिनमें आप निवेश कर सकते हैं: डेट, इक्विटी, रियल एस्टेट या गोल्ड। गोल्ड में आपने देखा है कि 4, 5, 6% से ज्यादा रिटर्न नहीं छुटता। डेट में, एफडीज में आपने देखा है कि 3-4% की ब्याज की दरें आ गई हैं। रियल एस्टेट में प्रवाह नहीं है, इलिक्विड है, तरलता नहीं है उसमें, वो इलिक्विड है, वो जम जाता है, वो कभी बिकने में बड़ी उसमें
कठिनाई होती है। और रियल स्टेट में भी काफी स्लो डाउन आया है, वहां पे भी 4-5% से ज्यादा का प्रगति नहीं है। तो विकल्प क्या है आपके पास? देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, टीना फैक्टर, जिसका अर्थ है कोई विकल्प नहीं है। अगर आपको आपके पैसे को ग्रो करने की बात छोड़ दीजिए, प्रगति करने की बात छोड़ दीजिए, अगर आपको अपने पैसे को बचाना भी है महंगाई भत्ते से, इन्फ्लेशन से, मुद्रास्फीति से, तो आपके पास कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि आप जब सो रहे हैं, आप जब खा रहे हैं, आप जब बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन तो कंपाउंड कर रहा है 5 से 7% के बीच में लगातार बिना रुके। आपने एक भी दिन पैसा निवेश नहीं किया तो आपका तो पैसा इरोड हो गया। तो इसलिए विकल्प नहीं है, ऑप्शन नहीं है, चॉइस नहीं है, आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा अगर आपको अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना है। अति उधार, इसका अर्थ है कि हाइपर बोरोइंग। जैसा मैंने आपको बताया कि अतृप्त इच्छाओं को पूर्ति के लिए, छोटे जीवन और अनिश्चितता के मानसिक प्रबल की वजह से आप प्रयत्न करेंगे कि कैसे शीघ्र अतिशीघ्र ज्यादा से ज्यादा पैसा उधार पर लेकर के अपने बिजनेस को बढ़ाएं, अपने अपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करें। तो अति उधार का, हाइपर बोरोइंग, हाइपर क्रेडिट का जमाना बहुत तेजी से आने वाला है। अभी आप देख रहे हैं कि जो सारे लॉकडाउन के अंदर जो सारे ताले में बंद थे लोग, और शहर, कंट्रीज, देश विदेश सब जगह अब वो ताले खुल रहे हैं, लोग घूमने के लिए तत्पर हैं। तो उसको खर्चा करने के लिए अति उधार का एक 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 जो फिनोमिनन है वो बहुत तेजी से आपको दिखाई देगा। एक और तीन और चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण, जो वैश्विक महामारी के बाद आप देखने वाले हैं। एक, टेक्नोलॉजी इज द न्यू यूटिलिटी, जिसका मतलब है प्रौद्योगिकी नई उपयोगिता है। पहले लोगों को लगता था बिजली, पानी, सड़क, इंटरनेट नहीं था, उसमें बिजली, पानी, सड़क चाहिए आपको जीवन अपना खुशहाल रखने के लिए। आज बिना वाईफाई के, बिना इंटरनेट के कोई किसी का भी जीवन खुशहाल नहीं है, बिना टेक्नोलॉजी के किसी का भी जीवन खुशहाल नहीं है। तो टेक्नोलॉजी इज द न्यू यूटिलिटी। कम ब्याज दरों से प्रेरित अति विवेकाधीन दिमाग, मतलब आपका डिस्क्रिशनरी डिमांड, क्योंकि कम ब्याज दरों के कारणवश आप चाहते हैं कि आप ज्यादा उधार लें, क्योंकि कम ब्याज दरें हैं। पहले आप 200, अगर आप 20 लाख रुपए का ब्याज, 20 लाख रुपए पे ब्याज चुका सकते थे, आज शायद आप वही ब्याज 40 लाख पे चुका सकें, क्योंकि जो पहले ब्याज की दरें थी 9%, 10%, वो आज 6.5, 5.5% पे आ चुकी हैं। तो करीब आधा हो चुका है। तो जहां पे पहले आपकी एलिजिबिलिटी 20 लाख के लोन की थी, वो बढ़ करके 35 लाख के लोन तक हो जाती है। तो आप ज्यादा लेंगे और ज्यादा खर्चा करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हुई है जो आपने अगर 1918-1919 में भी देखी थी। 1918-1919 में पहले वैश्विक महामारी आई, जिसके तुरंत बाद 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया, जो यूएस में करीब 30-32 साल तक लास्ट किया। उसके तुरंत बाद 1939 और 1941 में, 39 और 41 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, जिससे पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था उथल पुथल हुई। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि 1920 से 1928 के बीच में, 8 साल के बीच में, जो क्रेडिट, जो उधार लेने की ग्रोथ है, वो करीब 15 से 20 गुना बढ़ गई। इतना जबरदस्त उछाल आया उधार लेने की क्षमता और उधार देने की मानसिकता पे, कि
इसकी वजह से एक बबल, एक छोटा सा विस्फोट होने जैसा था, और जो वो विस्फोट हुआ 1928-1929 के समय। तो अभी आप देखेंगे कि जो उधार है वो भी बहुत तेजी से बढ़ने शुरू हो जाएगा। अप्रत्याशित जल्दी मतलब बहुत बहुत शीघ्र, अतिशीघ्र, हाइपर हाइपर हरी। इसका मतलब क्या है कि सबको सब कुछ बहुत तेजी से पाना है, बहुत बहुत छोटे समय में पाना है, और उसके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, जिसका अर्थ है कि आप खर्चा भी अत्यधिक करेंगे, डिमांड भी अत्यधिक करेंगे, और उसके बाद आपकी पाने की जो इच्छा है वो भी बहुत तेजी से आप पूर्ण करना चाहेंगे। ये सब कहने से हमको एक ही चीज समझ में आती है, कि तीन चीजें होने वाली हैं। एक, हम जिस 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 मार्केट में अभी हमको लग रहा है बड़ा महंगा है, बहुत बहुत मूल्यांकन के हिसाब से बहुत ऊपर चढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। अगर आप 3 साल, 5 साल, 7 साल का व्यू लें, 7 साल के बारे में सोचें, तो शायद हम काफी काफी ऑपर्च्यून टाइम पे हैं, एक सही सही समय पे हैं, क्योंकि हम एक ऐसे बुल मार्केट के बीच में हैं जो उसको अभी बड़े दूर तक जाना है, काफी लंबे समय के लिए चलना है। और इसका मैं आपको कुछ प्रमाण देना चाहूंगा। सबसे पहला है कि किसी भी राष्ट्र में जो सबसे बड़ा बुल मार्केट आता है वो तब आता है जब उसकी अर्थव्यवस्था $2 ट्रिलियन से बढ़ करके $5 ट्रिलियन तक होती है। $2 ट्रिलियन से बढ़ के $5 ट्रिलियन तक होती है। 3 राष्ट्रों ने ऐसा किया है अब तक, मैं उनका उदाहरण देना चाहूंगा। पहला, चीन। चीन ने मात्र 5 सालों में 2004 से 2009 के बीच में 2004 से 2009 के बीच में अपनी अर्थव्यवस्था को $2 ट्रिलियन से बढ़ा करके $5 ट्रिलियन तक कर लिया। उस वक्त हैंसेंग करीब 8,500 से बढ़ करके 32,000, लगभग 4 गुना बढ़ गया अपने अंक में, जबकि आपकी अर्थव्यवस्था सिर्फ 2.5 गुना हुई। 2 से 5.5, आपका जो हैंसेंग है, उनका जो लोकल इंडेक्स है, वो 4 गुना बढ़ गया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसने करीब 11 साल लिए, 1977 से 1988, करीब 11 साल लिए अपनी अर्थव्यवस्था को $2 ट्रिलियन से $5 ट्रिलियन तक ले जाने के लिए। और उस करीब 11 सालों में जो डाउ जोन्स, जो उनका इंडेक्स है, 700 से बढ़ करके 12,000 हो गया, लगभग 15 गुना। जबकि अर्थव्यवस्था 2.5 गुना हुई, उनका जो सेंसेक्स है, उनका जो इंडेक्स है, करीब 15 गुना हो गया। तीसरा एक उदाहरण लेते हैं जापान का। हमारा नेबर है, हम एशियन कंट्री है जापान, जिसने 1978 से 1988 के बीच में करीब 8.5 साल में $2 ट्रिलियन से $5 ट्रिलियन तक की यात्रा संपूर्ण की। और उस वक्त जापानीज शेयर बाजार 2,000 से 37,000, लगभग 18.5 गुना बढ़ करके, चढ़ करके हो गया। भारत की बात अगर हम करें, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, अगर हम भारत की आज बात करें, तो भारत ने 2014 में, तो हमको 1947 में हमने लगभग शून्य था हमारा, अंग्रेज हमसे सब कुछ ले गए थे। शून्य से हमें लगभग 60 वर्ष लगे पहला $1 ट्रिलियन कमाने में। अगले 14 वर्ष लगे हमको
$2 ट्रिलियन कमाने में। तो 2014 में हमने $2 ट्रिलियन की यात्रा पूर्ण की। $2 ट्रिलियन से हमें $5 ट्रिलियन की यात्रा संपूर्ण करनी है। 2014 का जो 31 दिसंबर 2014 को सेंसेक्स का आंकलन था करीब 27,500। आज जो सेंसेक्स है करीब है करीब 56,000 आज सेंसेक्स है। आप ये सोचिए कि $2 ट्रिलियन से हमें $5 ट्रिलियन पहुंचना है, और मानना है एक अनुमानित वैल्यू है $3.05 ट्रिलियन जो हम अचीव कर सकते हैं, जो हम पहुंच सकते हैं 2021 के अंत तक। तो अगर हम अगले 6 साल में भी $5 ट्रिलियन पहुंचते हैं, तो कम से कम हम 4 से 5 से 6 गुना बढ़ेंगे सेंसेक्स या निफ्टी के टर्म्स में। तो आप आंकलन लगा लीजिए, अगर हमारी अर्थव्यवस्था $2 से $5 ट्रिलियन होती है, और जैसा सरकार बोलती है कि 2024-2025 में हम $5 ट्रिलियन की हमारी अर्थव्यवस्था हो जाएगी, तो आप लगा सकते हैं अगर 27,500 को 4 से गुणा करें या 5 से गुणा करें, तो हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो कहां पहुंच जाएगा। तो सबसे बड़ा बुल रन अगले 3 से 5 साल के बीच में आप भारत में देखेंगे, ये हमारा मानना है। अब बात करते हैं कुछ हमारी फिलॉसफी की। हमारा हमेशा से मानना है कि क्वालिटी कभी भी सस्ती नहीं आती, क्वालिटी कभी भी चीप नहीं आती। हमेशा जो अच्छी चीजें हैं उनकी महंगाई वो हमेशा महंगी होती हैं। और क्वालिटी का अर्थ क्या होता है? क्वालिटी का सबसे सरल अर्थ है कि जिनकी आय, जिनकी अर्निंग्स में लगातार बढ़ोतरी होती रहे, लगातार ऊंचा वो बढ़ता रहे। तो अगर आप देखें तो जो एम्बिट एसेट मैनेजमेंट की कॉफी कैन फिलॉसफी है, उसमें साल दर साल हमने डबल डिजिट्स में, करीब डबल डिजिट से हाई 20s के बीच में अपनी आय में वृद्धि की है। उसकी कारणवश जो स्टॉक प्राइस है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। सिद्धार्थ जी, जस्ट टू इंटरप्ट, अगर आप थोड़ा सा हमारे जो भी निवेशक है उन्हें कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के बारे में बता देंगे तो वो शायद कोरिलेट कर पाएंगे आप क्या बोलते हैं। अच्छा, तो कॉफी कैन में हमारा मानना है, विकास बहुत 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 धन्यवाद इस पॉइंट को रेज करने के लिए। कॉफी कैन में हमारा ये मानना है कि निवेश ऐसा होना चाहिए जहां पे रिस्क कम हो, रिटर्न कंसिस्टेंट हो, रिटर्न लगातार बार बार हो, और ऐसी कंपनियां जिनमें मोनोपोली है, जिनका आधिपत्य, जिनका वर्चस्व अपने क्षेत्र में पूर्णतया है, और जिनमें कोई डेट नहीं है, जिनमें कोई ऋण नहीं है, और जो B2C है, मतलब जो उपभोक्ता के पास सीधी पहुंचती है, बीच में मध्यस्थहीनता करते हुए। तो ऐसी बड़ी कंपनियां, ऐसी अच्छी कंपनियां जो साल दर साल ग्रो करती हैं, इनको हम कॉफी कैन कंपनियां कहते हैं। तो कॉफी कैन कंपनियां कभी भी सस्ती नहीं मिलती, हमेशा अच्छी क्वालिटी सस्ती नहीं मिलती, और इसी कारणवश आप इनमें देखेंगे कि इनकी अर्निंग्स ग्रोथ, इनकी आय में लगातार बढ़त होती रहती है, साल दर साल। 4 चीजें आपको करनी है अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को महामारी से हमेशा बचाना है। तो सबसे पहली चीज आपको करनी पड़ेगी एक आयोजन का अर्थ है कि आप फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी तो हो ही रहा है, मतलब सारी की सारी दुनिया ऐसी जगह मिल रही है कि बड़ा और बड़ा हो रहा है, छोटा छोटा हो रहा है। तो फॉर्मलाइजेशन या आयोजित अर्थव्यवस्था में जो भी क्षेत्र, जो भी कंपनियां, जो भी प्रौद्योगिकी प्रयोजित रहेगी, आयोजित रहेगी, वो हमेशा जीतेगी। तो
चाहे वो लीडरशिप इन प्राइसिंग हो, चाहे वो मार्केट शेयर में हो, चाहे वो ब्रांड इक्विटी में हो, उसमें आपको हमेशा कंट्रोल करना पड़ेगा, उसमें आपको हमेशा जीतना पड़ेगा। दूसरा, आपको आय में वृद्धि हमेशा साल दर साल करनी चाहिए। अर्निंग्स पर शेयर में हमेशा आपको चेक करना चाहिए कि आपकी अर्निंग्स में ग्रोथ कॉन्स्टेंटली आ रही है। मजबूत बैलेंस शीट, आपने देखा 2020 में कोविड बिना बताया आया, उससे पहले आईएलएफएस का जब डाउन टर्न आया था, जब उसमें आईएलएफएस का बैंकरप्सी आई थी, तभी भी बिना बताए आई थी। उससे पहले दीवान हाउसिंग और काफी सारी कंपनियों में बैंकरप्सी जो आई थी वो भी बिना बताए आई थी। डीमोनेटाइजेशन बिना बताया था, जीएसटी में भी लगभग कुछ ही समय मिला था। तो ऐसे सारे डिसरप्शंस, ऐसी सारी हलचलें अर्थव्यवस्था में हमेशा लगी रहेंगी। कभी वैश्विक होगी, कभी वित्तीय होगी, और कभी प्रकृति से रिलेटेड होगी, कभी प्रकृति से लेने देने से होगी। जैसे कि चाहे साइक्लोन हो, चाहे कोई अर्थक्वेक हो, चाहे कोई भूकंप हो, लेकिन जो भी कंपनियों की मजबूत बैलेंस शीट होती है वो हमेशा जीतेंगे। आखिरी, गुणवत्ता का प्रबंधन, मतलब क्वालिटी मैनेजमेंट। ऐसे अधिकारी इसको चलाने चाहिए जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के बारे में सोचें, जो इंटीग्रिटी में हो, जो हमेशा प्रतिभावान हो, और जिनको जिनको पता है कि हर चीज सही तरीके से, सरल तरीके से और धीरे धीरे करने से ही जीती जाती है। ये तो बात हो गई जो हमने किस तरीके का आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए था। अब हम बात करते हैं आज क्या हो रहा है। इस वक्त हमको लग रहा है कि मार्केट बड़ा महंगा है, लेकिन हमको दो तीन चीजें सोचनी पड़ेंगी। आप देखिए कि जीएसटी कलेक्शन लास्ट 3 महीने में सबसे ऊपर है, 1.16 लाख, 1.16 लाख करोड़ की आंकड़ा पार करके वो बढ़त हो रही है जीएसटी कलेक्शन में। और जीएसटी लोग तभी देंगे जब उनकी इनकम बढ़ेगी, जब उनकी सेल्स बढ़ेगी, जब उनका कार्यभार और कार्यक्रम और उनका कार्यशैली सब कुछ में बढ़ावत होगी। दूसरा, अगर आप देखें तो 620.57 बिलियन डॉलर से आज भारत की विदेशी मुद्रा भंडार सबसे सर्वकालीन उच्च स्तर पर है, सर्वकालीन उच्च स्तर पे। इससे ज्यादा कभी भी हमने ऊपर नहीं देखा। टैक्स के बाद अगर हम पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद अगर निफ्टी का प्रॉफिट ग्रोथ देखें, मतलब पैट की ग्रोथ देखें, तो 20.3 पर वो कंपाउंड कर रही है पिछले 2 साल में। तो अगर मैं डाउन टर्न ले भी लूं, उसके बावजूद जो निफ्टी में जो टैक्स के बाद जो ग्रोथ है जबरदस्त है। एक और हम चीज जो देख रहे हैं, जो हमने इस क्वार्टर में देखी, जो अप्रैल, मई और जून क्वार्टर में देखी, कि 15 प्रमुख राज्यों के पूंजीगत व्यय और जो राज्यों का जो खर्चा है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और आप देखेंगे उसमें उत्तराखंड, केरला, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और हरियाणा एकदम बढ़त ले रहे हैं। और ये मैं 2020 के जो करस्पॉन्डिंग क्वार्टर है उससे ले रहा हूं, जो एक साल की जो क्वार्टर है उससे नहीं। तो प्री कोविड एरा, मतलब जो कोविड से पहले का जो आंकड़े हैं उनसे कंपेयर करके भी जबरदस्त उनमें बढ़त आ रही है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम 135% की 53,100 करोड़ का खर्चा जो सरकार ने मन बना लिया है, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्चे से सारे चैनल पर, सारे पूरे वैल्यू चेन पे फायदा होगा। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एक अकेला सेक्टर है जिससे कि सबसे गरीब से गरीब व्यक्ति को भी उससे फायदा होता है। सीमेंट हो, मेटल्स हो, लेबर हो, इंडस्ट्रियल्स हो, सब तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर से सबको फायदा पहुंचता है। लोग कहते हैं कि
मार्केट बड़ा महंगा है, मैं कहता हूं मार्केट की ग्रोथ अभी बढ़ी है, तो इसलिए मार्केट का मूल्यांकन तो बढ़ेगा ही, क्योंकि जब मार्केट में ग्रोथ बढ़ेगी तो उसके साथ मार्केट का मूल्यांकन या प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल भी बढ़ेगा थोड़ा सा। तो अगर आप देखें तो लोगों को पहले लगता था कि मार्केट कैप टू जीडीपी 100 होना चाहिए, 100 के नीचे है तो अंडर वैल्यूड है, आप खरीद लें। मैं एक सिंपल सरल सा प्रश्न करना चाहूंगा, आप लोगों को सबको याद होगा 2008 में जब पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था डामाडोल हो गई थी, टूट गई थी, उसकी 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 जो कमर है वो पूरी टूट गई थी, उस वक्त मार्केट कैप टू जीडीपी करीब 50% पे आ गई थी। क्यों आ गया था? क्योंकि जो ग्रोथ की दरें हैं वो भी सीमित हो गई थी। पिछले साल भी वैसे ही हुआ था, ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज हो गई थी, इसलिए मार्केट कैप टू जीडीपी भी नीचे गिर गई थी। लेकिन अगर आप आज देखें तो मार्केट कैप टू जीडीपी में जबरदस्त उछाल आ रहा है, क्योंकि फ्यूचर अच्छा है, आगे का समय अच्छा है, आगे की एक्सपेक्टेशंस अच्छी हैं, आगे की ग्रोथ अच्छी है। तो याद रखिए, आप स्वर्णिम समय में भारत में निवेश कर रहे हैं। आपसे सिर्फ 3 चीजें चाहिए, आपकी समय, आपका पेशेंस और आपका विश्वास। अगर आप अपनी भारत और अपनी भारतीय वित्तीय संस्थाओं और प्रणाली पे विश्वास करते हैं तो याद रखिए, अंततः पैसा बनेगा और भरपूर और बहुत अच्छे अच्छे क्वांटम में, अच्छे अमाउंट में और अच्छी रूप में आपको वो बहुत पूंजी दे करके जाएगा। तो इसी के साथ मैं आप सबसे धन्यवाद कहना चाहूंगा। हमारे साथ जुड़िए, जोड़िए और बढ़िए, क्योंकि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप हमेशा सीखें और सीखने के बाद जीतें। क्योंकि अगर आप सही तरीके से निवेश करेंगे तो जीतना निश्चित है। धन्यवाद। धन्यवाद सिद्धार्थ जी। प्रेजेंटेशन आप टर्न ऑफ कर सकते हैं जी। और इसके साथ ही मैं अपने जितने भी निवेशक हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो कृपया उसे आप Q&A बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और मैं वो क्वेश्चंस का आंसर जो है लेने की कोशिश करता हूँ। तो एक क्वेश्चन आया है कि एम्बिट का कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा हाई रिटर्न देता है और दे सकता है? विकास जी, मेरा मानना है कि स्मॉल कैप सबसे ज्यादा, इमर्जिंग जायंट जो एम्बिट इमर्जिंग जायंट्स हैं वो सबसे ज्यादा रिटर्न्स देने की क्षमता रखता है छोटे समय में, क्योंकि वो भी ऐसी कंपनियों में निवेश करता है जिनका आधिपत्य है, ऋण शून्य है और जिनमें ग्रोथ जबरदस्त, जिनकी जिनकी प्रगति जबरदस्त हो रही है। लेकिन ये छोटी कंपनियां हैं तो छोटी कंपनियां बढ़ेंगी, ये तो इमर्जिंग जायंट्स के साथ है। लेकिन अगर आप कॉफी कैन देखें तो अगर आपको कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए, ज्यादा ऊपर नहीं ज्यादा नीचे नहीं, एब्सोल्यूट रिटर्न चाहिए, एब्सोल्यूट का अर्थ है ना ना वेरिएशन हो, साल दर साल एक सीमित रेंज में, मार्केट चाहे 50% ऊपर हो, मार्केट चाहे 50% नीचे हो, फर्क नहीं पड़ता, आपको साल दर साल एक रेंज में रिटर्न्स मिलते रहेंगे कंटिन्यूसली। तो अगर आपको रिस्क कम चाहिए तो एम्बिट कॉफी कैन, अगर आप में रिस्क लेने की थोड़ी क्षमता है तो एम्बिट इमर्जिंग जायंट्स स्मॉल कैप फंड। तो सिद्धार्थ जी, ये कथन सही होगा कि अपन बोलेंगे कि ज्यादा रिस्क लेंगे तो ज्यादा रिटर्न बनेगा शेयर बाजार में? क्या आप इससे सहमत है? तो ज्यादा रिस्क से ज्यादा रिटर्न्स नहीं बनते, लेकिन आपको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि स्मॉल कैप में भी ऐसी अच्छी कंपनियां हैं, स्मॉल कैप में भी ऐसी अच्छी कंपनियां हैं जो तेजी से बढ़ सकती हैं, जिनमें कोई रिस्क नहीं है। लेकिन स्मॉल कैप में क्योंकि मार्केट कैप कम होता है, जब भी मार्केट में सिस्टमिक सेलिंग होती है, सिस्टमिक सेलिंग का मतलब कि अफरा तफरी, किसी कारणवश कोई इवेंट की वजह से जब सेलिंग होती है
तो स्मॉल कैप में हमेशा गिरावट ज्यादा आएगी, चाहे वो कोविड की वजह से हो, चाहे वो बालाकोट स्ट्राइक्स की वजह से हो, चाहे चाहे वो आईएलएफएस की वजह से हो, चाहे वो जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन। तो कोई भी कारण से जो गिरावट आएगी हमेशा स्मॉल कैप में ज्यादा आएगी। इसका ये मतलब नहीं कि वो कंपनी रिस्की है, इसका सिर्फ ये मतलब है कि थोड़ा सा आपसे पेशेंस, आपसे थोड़ी सी ठहराव ज्यादा चाहिए। जी, एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारे इन्वेस्टर का। वो पूछ रहे हैं कि एम्बिट के एक प्रोडक्ट का नाम कॉफी कैन इन्वेस्टिंग है, वो कॉफी कैन नाम क्यों पड़ा उसका क्यों? बहुत बढ़िया। तो ये कॉफी कैन का इसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। इसकी एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा। जब पहले करीब 200-250 साल पहले पश्चिमी सभ्यता में, जब हमारे पास जमा खाते, सो अभी सबके पास लॉकर्स होते हैं, लॉकर्स में सब अपने अपने सारे इंपॉर्टेंट चीजें रखते हैं और बैंक में पैसे डालते हैं और अपनी ज्वेलरी भी लॉकर्स में रखते हैं। 250 साल पहले ऐसे लॉकर्स नहीं हुआ करते थे। लोग अपने जो महत्वपूर्ण और प्रेशियस जो जो महंगी चीजें हैं वो एक कैन में डालते थे, कैन को बंद करते थे, या तो जमीन में गाड़ देते थे या कहीं छुपा देते थे। एक बच्चा जो करीब 6-7 साल का था, उसके पास एक कैन था। उसके उसके पास कोई ऐसी महंगी चीज तो थी नहीं। उसके हाथ कुछ रॉ कॉफी बीन्स लगी, कुछ कुछ कच्ची कॉफी के जो बीज हैं वो लगे। उसने उसको, उसके लिए वही महत्वपूर्ण था, उसने उसको उस कैन में रखा और नीचे नीचे बेसमेंट में छोड़ दिया। जब वो 15-16 साल का हुआ, 10 साल बाद, और वो अपनी सफाई कर रहा था अपने बेसमेंट में, तब उसने देखा कि ये तो वही कैन है जो मैंने 10 साल पहले छोड़ा था। वो नीचे गया, उसने उसको साफ किया और उसका ढक्कन खोला। जैसे ही उसने ढक्कन खोला, जो कॉफी बीन्स का एरोमा है, उसकी खुशबू है, वो पूरे वातावरण में फैल गई। वो कॉफी बीन्स आज भी उतनी ताजी, उतनी जानदार थी जो 10 साल पहले थी। तो कॉफी कैन कंपनियां भी, जब वो स्मॉल कैप थी आज से 25 साल पहले, या मिड कैप थी आज से 15 साल पहले, उनकी ग्रोथ आज लार्ज कैप होने के बावजूद भी उतनी है जो आज से 15 साल या 25 साल पहले थी। तो आज भी वो उतनी ही ताजी है, आज भी उतनी वो जानदार है आपको पैसा बनाने के लिए। दूसरी चीज, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है जो देखने को मिला है सिद्धार्थ जी, की जो एक आम निवेशक हैं जो अलग अलग सिटीज में इंडिया में रहते हैं, चाहे आप कानपुर देख लें, लखनऊ देख लें, तो या तो दो तरीके से वो इन्वेस्ट करते हैं। या तो उन्हें कोई टिप आती है, किसी फ्रेंड्स का फोन आता है कि ये स्टॉक्स अच्छा चल रहा है, ये शेयर मार्केट अच्छा चल रहा है जी। और दूसरा ये कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट जो आप रन कर रहे हैं, तो आप उन्हें एज एन इन्वेस्टर के बतौर आप उन्हें क्या बोलना चाहेंगे कि वो कैसे अपने इस हार्ड अर्न मनी को सही तरीके से पीएमएस में इन्वेस्ट करें, जिससे उनका जो वेल्थ है वो अच्छा बड़ा वेल्थ क्रिएट हो। जी जी जी। तो विकास जी, क्या होता है कि हर बुल रन में 3-4 चीजें होती है। पहला, पेनी स्टॉक इंडेक्स जबरदस्त हो जाता है, तो सब लोग देखते हैं। तो सबसे बड़ा एक जो भ्रम है लोगों के दिमाग में, कि अगर 1 रुपए का शेयर है तो वो 2 रुपया बन जाएगा, तो मुझे 100% गेन आएगा, लेकिन वो बड़ा जल्दी हो जाएगा। जबकि अगर वो 2000 का शेयर है तो उसको उसको 4000 बनने में ज्यादा समय लगेगा। याद रखिए, स्टॉक मार्केट में एब्सोल्यूट वैल्यू की कोई जगह नहीं है, परसेंटेज पे हर काम होता है। तो अगर वो 1 रुपए का भी अगर स्टॉक है तो वो 1.04 के ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसका सर्किट लग जाएगा। तो उसी तरीके से अगर वो 2000 का हो, और ऐसा नहीं है कि छोटी कंपनी का शेयर 5000 का नहीं हो सकता। तो ये जो भ्रम है, शेयर का जो वैल्यू है वो पेड अप कैपिटल और रिजर्व्स के कारण होता है, ना कि वो छोटी कंपनी या बड़ी कंपनी। आप देखेंगे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनका शेयर प्राइस 25 या 50 रुपए भी है, तो उसका ये मतलब नहीं कि वो छोटी कंपनी होगी। तो सबसे पहली चीज, ये भ्रम लोगों के अपने दिमाग से दूर करना है कि छोटे वैल्यू का मतलब
छोटी कंपनी जिसमें बढ़त ज्यादा, पहला। दूसरा, आपको लगता है कि आपका जो मित्र है जिसको कहीं से टिप आई, वो गुरु है, क्योंकि उसने आपको बताया है कि ये ऐसा 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 होगा। लेकिन मैं ये शर्त लगा सकता हूं, चाहे कोई भी शहर हो भारत का, वो जब मित्र बताता है तो ये कभी नहीं बताता कि मेरा अकाउंट्स देखो, मैंने 1 रुपए में खरीदा था, 5 रुपए में बेचा। हमेशा वो ये बताते हैं मैंने ये 1 रुपए में खरीदा था। अकाउंट्स दिखाते नहीं है, सिर्फ बताते हैं। और ये नहीं दिखाते जब वो 5 रुपए वाला जो जिन्होंने खरीदा था वो 1 रुपया हो गया तब वो नहीं बताते। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये हमारी मानसिकता है कि हम अपनी सिर्फ जीत को प्रदर्शित करते हैं, कभी भी अपनी हार को प्रदर्शित नहीं करते। क्योंकि अपनी हार को अगर हम प्रदर्शित करेंगे तो हम मूर्ख दिखेंगे, और हम मूर्ख नहीं दिखना चाहते। तो इस कारणवश सब अपनी जीतों के बारे में बताते हैं। तीसरा चीज, ये आपका पैसा है। आप जब टमाटर और प्याज लेने जाते हैं तब आप उनको, और अगर 1 किलो टमाटर में 3 टमाटर भी सड़े हुए आ गए तो लगता है यार मैंने देखा क्यों नहीं कायदे से, और गाली देते हैं उस बेचारे सब्जी वाले को, उसने गलत टमाटर दे दिए। यहां आप अपना पैसा निवेश कर रहे हैं, आप टमाटर प्याज नहीं खरीद रहे। ना आपको यह पता है वो कंपनी करती क्या है, ना आपको यह पता है कि कंपनी ने पिछले 5 साल में, पिछले 10 साल में प्रॉफिट बनाया कि नहीं बनाया, उसके प्रमोटर्स कौन है। और आप चूंकि किसी ने आपको बोल दिया, आपने पैसा लगा दिया, और जब धड़ाम से गिरा तब आप उसको बार बार फोन करते हैं। 4 बार वो मित्र आपका फोन उठाएगा, 5वीं बार बोलेगा जयराम जी की पैसा बनाते तो तुम बनाते, अभी गाली खाऊं तो मैं खाऊं, मैंने तो अपने भाईचारे में बता दिया। तो याद रखिए, मित्रता में अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, और मित्र इंटेंशन अच्छा रहता है उसका मित्र का, लेकिन एक्सपर्टीज नहीं है। इसीलिए हमेशा इन्वेस्टमेंट भी एक धंधा है। देखिए, याद रखिए, अगर आपको अमीर बनना है तो सिर्फ 3 ही तरीके से आप अमीर बन सकते हैं, वरना रोजी रोटी से, नौकरी करने से तो आपकी सिर्फ रोजी रोटी भरेगी और आपके शायद बच्चों का पेट भरेगा। 3 ही तरीके से आप मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से रिच क्लास बन सकते हैं, सिर्फ 3 तरीके से। पहला, आपके माता पिता आपके लिए जबरदस्त पूंजी छोड़ करके जाएं, इनहेरिटेंस। दूसरा, आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करें, जैसा विकास जी आपने एक बड़ा पुरजोर काम किया है, तो अपना बिजनेस को ग्रो करें। आपका बिजनेस ग्रो करेगा, आप उसके सबसे बड़े भागीदारी हैं और आप ग्रो करेंगे। तीसरा, सब में उतनी कुवत नहीं है, सब में उतनी क्षमता नहीं है, सब में उतनी हैसियत नहीं है, उतने पैसे नहीं है कि आप बिजनेस खड़ा कर सकें, तो अच्छे बिजनेस में निवेश कीजिए। लेकिन अगर अच्छे बिजनेस में निवेश नहीं करेंगे तो आपको ही नुकसान होगा। तो इन्वेस्ट करना भी एक बिजनेस है, उसमें आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट की हमेशा आवश्यकता पड़ेगी। इस बात में मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूं कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, आपको ये देखना है कि मुझे क्वेश्चंस काफी आते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पीएमएस कैसे ऑपरेट करता है। तो इसमें बेसिकली आप पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स का। प्रोफेशनल मैनेजमेंट कंपनी जैसे एम्बिट कैपिटल है, जिनका एएमसी है, उनको आप पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं टू इन्वेस्ट ऑन योर बिहाफ। मतलब वो आपके लिए वो शेयर लेंगे, बट वो शेयर जो होंगे वो आपके डिमेट में होंगे, बट उसका जो कौन से शेयर खरीदने हैं, कौन से शेयर बेचने हैं, वो पूरा का पूरा एंड टू एंड उसका जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट है वो एक कंपनी को आप देते हैं। और वो कंपनी अपने एक्सपर्टीज से, अपने फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज से, अपने रिसर्च करके वो अच्छी कंपनियों में, जिनको सिद्धार्थ जी ने बोला क्वालिटी कंपनीज में निवेश करती है, और आपका जो है कंसिस्टेंट रिटर्न्स उससे बनता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके इन्वेस्टमेंट स्टाइल और मार्सलस के इन्वेस्टमेंट स्टाइल में क्या अंतर है? तो हमारा, एक बात याद रखिए, मार्सलस जो है हमसे ही सीख करके उन्होंने आगे प्रगति की है।
हमने जो कॉफी कैन फिलॉसफी, गुड एंड क्लीन फिलॉसफी, इमर्जिंग जायंट्स फिलॉसफी जो लॉन्च की थी 2011-2012 में एम्बिट में शुरू की थी। फॉरेन जो 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 पश्चिमी इन्वेस्टर्स हैं, पश्चिमी बड़े निवेशक हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए हमने ये शुरू किया था 2011-2012 में। और उसके बाद हमने 2015 से पहले गुड एंड क्लीन मिड कैप, फिर 2017 में कॉफी कैन और 2017 में दोबारा इमर्जिंग जायंट्स, तो हमने शुरू किया था। मार्सेलस ने हमारे साथ शुरू किया और मार्सेलस इसी चीज को हमसे सीख करके आगे ले जा रहे हैं। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए, मार्सेलस का जो जो फंडा है, उनका फंडा है कि मल्टी कैप, वो रिस्क लेकर के रिटर्न देना चाहते हैं। हमारा थोड़ा सा दूसरा है। हमारा जो बेसिक असूल है, हमारा जो फंडामेंटल ग्राउंड रूल है, डी रिस्क इक्विटीज, मतलब इक्विटी में रिस्क कम कीजिए। इक्विटीज रिस्की है, इक्विटीज वॉलेटाइल है, इक्विटीज अनप्रिडिक्टेबल है। हम इक्विटीज में प्रिडिक्टेबिलिटी, हम इक्विटीज में लेस रिस्क, हम इक्विटीज में कम गिरावट ये डालना चाहते हैं। तो हमारा मानना है आप कैसे कम रिस्क लेकर के भी रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारे और उनमें। अगला सवाल है कि आपके पास में AIF है, PMS है और म्यूचुअल फंड है, आपके हिसाब से कौन सा इंस्ट्रूमेंट ज्यादा फायदेमंद है? देखिए, सबसे पहली चीज आपको अपनी जरूरत के हिसाब से सोचना चाहिए, लेकिन मैं आपको सिर्फ 3 चीजें बताऊंगा। सबसे पहला, PMS, चूंकि जैसा विकास ने बताया, PMS में स्टॉक आपके नाम पे खरीदा जाता है, आपके पैन में खरीदा जाता है, आपके डीमैट में रहता है, सब कुछ आपका है। तो फ्रॉड होने के, गलत होने के, कुछ भी 3-5 होने के चांसेस कम है। सबसे पहला चीज। दूसरा, इंग्लिश की एक कहावत है, यू आर द कैप्टन ऑफ योर शिप एंड द मास्टर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। इसका अर्थ है, अगर विकास और मैं, हम दोनों सेम PMS में सेम समय पे आते हैं और विकास चाहते हैं कि वो निकल जाए और मैं बना रहूं, तो मेरे पोर्टफोलियो पे कुछ भी इंपैक्ट नहीं होगा। जबकि म्यूचुअल फंड और AIF में सारे एसेट्स जो है वो पूल कर दिए जाते हैं, जिनकी वजह से अगर भी कोई भी बड़ा निवेशक एंट्री करता है या एग्जिट करता है, तो आपकी NAV पे सीधा उतार चढ़ाव होता है। तो आप अपने भविष्य के, अपने भाग्य के खुद अधिकारी नहीं है, ना AIF में, ना म्यूचुअल फंड में। नंबर 2। नंबर 3, PMS ही एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा कार्यक्रम है, प्लेटफॉर्म है, जिसमें आपको हर खर्चे, छोटे से छोटे, 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के हर एक खर्चे का हिसाब साल दर साल ऑडिटेड थर्ड पार्टी ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर नहीं, एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी ऑडिटर के मार्फत आपको एक रिपोर्ट मिलती है, जिसमें आपकी इनकम, एक्सपेंडिचर, आपके खर्चे, आपकी आय, सबका पूरा ब्यौरा 1 रुपए लास्ट तक आपको दिया जाता है, और कहीं नहीं है। बाकी जगह अगर आप AIF में देखें, म्यूचुअल फंड में देखें, तो पूरी कंपनी का आपको ब्यौरा मिलता है। उससे आपको क्या, आपने कितना लगाया, आपको कितना हुआ, वो हर एक पैसे की जो जानकारी है, बारीकी जानकारी, वो आपको सिर्फ PMS में ही मिलती है। तो मेरा मानना है PMS ही सबसे महत्वपूर्ण है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, सेबी भी मानती है। आपको मैं बताता हूं क्यों। सेबी का जन्म हुआ करीब 1991 में, उनका गठन पहले हो गया था, लेकिन ऑफिशियल पावर्स जो आई 1991 में आई। 1992 में उनके पास रेगुलेटरी पावर्स आए। रेगुलेटरी पावर का मतलब होता है कि उनको रेगुलेट करने का कैपिटल मार्केट्स में पावर्स आई। सबसे पहले उन्होंने म्यूचुअल फंड नहीं सेटअप किया, AIF नहीं सेटअप किया। 1993 में, 1993 में सबसे पहले उन्होंने PMS की गाइडलाइंस सेट की। 1996 में म्यूचुअल फंड की गाइडलाइंस आई। वो गलत लोगों के एंट्री की वजह से, कुछ गलत प्राणियों की वजह से PMS में का नाम खराब हुआ, वरना PMS सबसे न्यूट्रल और सबसे उत्तम प्लेटफॉर्म है निवेश करने के लिए। चलिए, तो सिद्धार्थ जी का ये मानना है कि बहुत
इस जो व्हीकल है, जो ये पीएमएस की जो गाड़ी है, इसमें पारदर्शिता बहुत ज्यादा है। हर एक रुपए का हिसाब किताब दिखाया जाता है। सारे स्टॉक्स आपको देखने को मिलते हैं, आपके डीमेट अकाउंट में होते हैं, आपको उसका एक्सेस होता है। आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आता है मंथ एंड में, जिसमें आप अपने वैल्यूएशन चेक कर सकते हैं कि आपने अगर 50 लाख रुपए डाला है मिनिमम थ्रेशोल्ड, तो उसकी कीमत आज कितनी है और 1 साल बाद कितनी होगी। सो इस तरह की जो आपको फैसिलिटी मिलती है वो पीएमएस में ही पॉसिबल है। बट एट द सेम टाइम अपना अपना इन्वेस्टमेंट स्टाइल है। अगर कुछ लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं जो रिटेल इन्वेस्टर या म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड सही है, आप करते रहिए, नो डिनाइंग ऑन दैट। पर अगर आपका पोर्टफोलियो 50 लाख के ऊपर है और आप अपने रिटर्न्स को एनहांस करना चाहते हैं, उसे सुरक्षित करना चाहते हैं, अपने स्टाइल से अपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपके लिए पीएमएस जो है सही व्हीकल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 1 सेकेंड, ये केशव चौधरी जी का सवाल है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में क्या सही है, फिक्स डिपॉजिट सही है या इन्वेस्टमेंट्स इन पीएमएस या एसआईपी ठीक है? देखिए, पीएमएस और एसआईपी, अगर अगर आपको रिस्क लेने की क्षमता है, अगर आप में रिस्क लेने की कुवत नहीं है, कोई भी उतार चढ़ाव आप नहीं झेल सकते, तो आपको फिक्स डिपॉजिट में ही रहना चाहिए। क्योंकि कभी भी इक्विटी मार्केट्स में या म्यूचुअल फंड्स में या पीएमएस में या एआईएफ में उतार चढ़ाव हमेशा रहेगा। लेकिन अगर आप में थोड़े सी पेशेंस है तो आपको म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी, पीएमएस, एआईएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उसमें बढ़त ज्यादा है, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो अपनी सारी पूंजी उसमें न डालें। कुछ जो 2, 3, 4 साल का जो आपके खर्चे का पैसा है, उसको आप अलग करके जो छोटा अमाउंट है वहां से शुरू करें, एसआईपी के थ्रू, छोटा 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 अमाउंट करके। या अगला सवाल है कि एम्बिट कैपिटल एंड एएमसी के प्रोमोटर्स कौन है? आप अपने मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं क्या? जी, तो एम्बिट में एम्बिट का जो मैनेजमेंट है, हमारे ग्रुप एंटिटी लेवल पर अशोक वाधवा जो मैनेजिंग पार्टनर थे आर्थर एंडरसन के, वो और उनकी धर्मपत्नी करीब इस वक्त 60 से 62% इक्विटी ओन करते हैं। 30% क्यू इन्वेस्ट ओन करता है। क्यू इन्वेस्ट मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक है, और उसको सॉवरेन फंड ऑफ कतार ओन करता है क्यू इन्वेस्ट को। तो 30% जो ओनरशिप है वो कतार गवर्नमेंट की है इनडायरेक्टली क्यू इन्वेस्ट के थ्रू, और जो 8 से 10% है वो एम्प्लॉइज, मेरे जैसे और बहुत सारे मेरे जो कलीग्स हैं, वो लोग ओन करते हैं। तो ये प्राइवेट कंपनी है, और हमारा मानना है कि हमको ट्रेडमिल पे नहीं जाना है। हम अच्छी एडवाइस देने में, लोगों के भले को सोचने में और लोगों को सल्यूशंस देने पे फोकस करना चाहते हैं, ना कि हम उनसे हर बार मिलें और पूछें कि क्या धंधा लाए। तो ये इस वजह से हम अनलिस्टेड हैं, और शायद इसी में हम प्रसन्न हैं। धन्यवाद। इसके अलावा कोई क्वेश्चंस नहीं है, सवाल नहीं है। काफी डिटेल में डिस्कशन किया आज हम लोगों ने, तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं सिद्धार्थ जी वंस अगेन कि आप अपना कीमती समय निकाल के आए और आपने सारे जितने भी सवाल थे उसके सबके सब जो आंसर्स है बहुत पेशेंटली आपने आंसर किए। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आई ऑल्सो, मतलब मैं इसके साथ में जितने भी हमारे जो मेंबर्स ज्वाइन किए हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो अपने कीमती समय उन्होंने अपना निकाला और आज ज्वाइन किया। सो थैंक यू सो मच। वी लुक फॉरवर्ड टू मीट यू अगेन। थैंक यू। धन्यवाद विकास जी, धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।